तो मूवी की शुरुआत में हम जिमी और लिजा को देखते हैं। जिमी उस वक्त बेसिन का पाइप ठीक कर रहा होता है, तभी उनकी घर की डोरबेल बजती है। तो जिमी देखता है कि किसी ने वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स रखा है। फिर जिमी उस बॉक्स को घर के अंदर ले आता है। आगे जिमी उस बॉक्स को ओपन करता है तो उस बॉक्स के अंदर एक बड़ी सी डॉल रखी होती है। ये कोई आम डॉल नहीं है बल्कि एक पपेट है, यानी कि इस तरह की डॉल लाइव शो में यूज होती है, जहाँ पे ऑडियंस को ऐसा लगता है कि डॉल बोल रही है, मगर असल में उस डॉल को आवाज उसे ऑपरेट करने वाला इंसान दे रहा होता है। खैर उस डॉल को पाकर लिजा काफी खुश होती है। आगे जिमी एक होटल में खाने का पार्सल लेने के लिए जाता है। या घर में लिजा उस डॉल को लेकर अपने बेडरूम में आती है और उसे बेड पर लेटा देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उस डॉल का फेस उसकी तरफ ही होता है, मगर लिजा ने उसका फेस अपोजिट डायरेक्शन में किया होता है। लिजा इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उस डॉल को उस बेड के ऊपर बैठा देती है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा डाल देती है। आगे लिजा उस रूम से बाहर जाती है, मगर तभी उसे उस रूम से अजीब आवाज सुनाई देती है। उस वक्त उसके घर में रेडियो पे म्यूजिक चल रहा होता है और उसकी आवाज एकदम से बंद हो जाती है। साथ ही गैस के ऊपर एक कॉफी केटल रखा होता है और उसकी विसल भी अचानक बंद हो जाती है। अभी उस घर के अंदर पूरा सन्नाटा छा जाता है। आगे लिजा को एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो आवाज की दिशा में जाने लगती है तो आवाज उस डॉल से आ रही होती है। लिजा उस डॉल के सामने आ जाती है और उसका कपड़ा हटा देती है। तभी वो कपड़ा उसके बॉडी से लिपट जाता है और लिजा को उठाकर उस रूम से बाहर फेंक देता है। लिजा तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। फिर कोई लिजा को खींचकर उस रूम के अंदर ले जाता है। उस वक्त वो जोर जोर से चीख रही होती है। तभी जिमी घर पर लौट आता है और लिजा को घर में ढूंढने लगता है। तब उसे बेडरूम से आवाज आती है और जब वो उस रूम के पास जाता है तो उसे वहाँ पे खून दिखाई देता है। वो लिजा से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। अंदर से लिजा की आवाज आती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पर लिजा के आवाज के साथ साथ एक और आवाज होती है। जिमी उस बेड के पास जाता है जहाँ उसे व्हाइट कपड़े के नीचे कोई बैठा हुआ नजर आता है। जैसे ही जिमी उस व्हाइट कपड़े को हटाता है तो उसे वहाँ लिजा की डेड बॉडी दिखती है जिसकी जबान कटी हुई थी। आगे वहाँ पे पुलिस आ जाती है और लिजा के मर्डर के जुर्म में जिमी को अरेस्ट कर लेती है, मगर पुलिस के पास जिमी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं होता, इसलिए वो जिमी को रिहा कर देती है। फिर जिमी घर पे वापस आ जाता है। जिमी अपनी वाइफ के गुजर जाने से काफी परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि लिजा को किसने मारा होगा। तभी वो उस बॉक्स को वहाँ देखता है जिसके अंदर उसे डॉल मिली थी। उस बॉक्स के अंदर मेरी शॉ का नाम लिखा होता है। असल में मेरी शॉ उसके होम टाउन में रहती थी और वहाँ पे वो एक पपेट का शो दिखाया करती थी, इसलिए जिमी अपने होम टाउन जाने का डिसीजन लेता है। फिर जिमी अपने घर जाता है। उस वक्त घर का दरवाजा एक ब्यूटीफुल लेडी खोलती है जो कि लगभग जिमी की एज की थी और उसका नाम इला होता है। जिमी इला से पहली बार मिल रहा होता है। इला उसे बताती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। ये जानकर जिमी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि जिमी अपने पिता से बात नहीं करता। खैर आगे जिमी अपने पिता से मिलता है। उस वक्त उसके पिता एक व्हील चेयर पर बैठे होते हैं और जिमी को उनके हेल्थ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इला उसे बताते है कि 2 महीने पहले ही तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आया था और इसी वजह से वो अभी व्हील चेयर पे है। यहाँ जिमी अपने पिता से मेरी शॉ के बारे में पूछता है। उसके पिता उसे कहते हैं कि कई साल पहले ही मेरी शॉ की मौत हो चुकी है, मगर इसके आगे वो उसे कुछ नहीं बताते। फिर जिमी वहाँ से चला जाता है। रात के समय जिमी अपने कमरे में सो रहा होता है तो उस पपेट की आंखें उसे देखने लगती है जो कि उसके सामने एक चेयर पे बैठा होता है। फिर जिमी को एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो उसे जिमी कहकर पुकारती है, जिससे जिमी नींद से उठ जाता है और उस पपेट की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे उसे मेरी शॉ दिखाई देती है जिसका चेहरा काफी डरावना होता है। तभी जिमी उस रूम की लाइट ऑन करता है पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता सिवाय उस पपेट के। अगले दिन जिमी की वाइफ का फ्यूनरल होता है। जब वो उस कब्रिस्तान में जाने लगता है तभी उसे वहाँ एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम मारिया होता है। जिमी से वो पूछती है जब तुम्हारी वाइफ की डेथ हुई थी उस वक्त तुमने मेरी शॉ को वहाँ देखा था। मेरी शॉ के बच्चे नहीं थे, उसके बस पुतले थे और मेरी शॉ तुम्हारे आसपास ही कहीं है, इसलिए तुम्हें उस पपेट को जमीन में दफनाना होगा। तभी वहाँ पे मारिया का हस्बैंड आ जाता है जो कि उसी कब्रिस्तान में काम करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। आगे जिमी अपने रूम में चला जाता है और उस पपेट को लेकर फिर से कब्रिस्तान में आ जाता है। उस पपेट का नाम बिली होता है और इसीलिए जिमी बिली नाम की कब्र को ढूंढने लगता है। जब जिमी उस कब्र का कवर ओपन करता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर जिमी बिली को यानी उस पपेट को उस कब्र में दफना देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसके आसपास मौजूद है। आगे जिमी अपने घर वापस आ जाता है और बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है तो उसे वही पपेट अपने बेड के ऊपर नजर आता है जिससे वो काफी डर जाता है। और उसी रूम में उसे डिटेक्टिव भी नजर आता है जो कि उसकी वाइफ के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और दरअसल वही उस पपेट को कब्रिस्तान से निकालकर यहाँ लाया होता है क्योंकि उसे लगता है जिमी सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्टिव जिमी से पूछता है कि तुमने इस पपेट को कब्रिस्तान में क्यों दफनाया था। जिमी उससे कहता है पहले ये पपेट वही था। आगे जिमी उससे कहता है जिस दिन मेरी वाइफ का मर्डर हुआ था उसी दिन किसी ने ये पपेट हमें सेंड किया था। फिर डिटेक्टिव उस बिली नाम के पपेट को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों एक ही होटल में रुके होते हैं। फिर अगले सुबह चुपके से जिमी उसके रूम में जाता है और उस पपेट को लेकर फिर से कब्रिस्तान में ले जाता है। जिमी फिर से मारिया से मिलता है। जिमी
जिमी उससे मेरी शॉ के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पे उसका पति आ जाता है। आगे वो जिमी को लेकर अपने घर आ जाता है। फिर वो आदमी मेरी शॉ की पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि काफी साल पहले हमारी सिटी में एक बड़ा सा थिएटर ओपन हुआ था, जहाँ पे मेरी शॉ नाम की एक ओल्ड लेडी एक पपेट का शो करती थी। उसके पपेट का शो देखने के लिए काफी लोग आते थे। तो ऐसे ही एक दिन रात के समय जब वो अपना शो कर रही थी तो ऑडियंस में से एक लड़का उससे कहता है कि तुम्हारा पपेट नकली है, मैं तुम्हारे होठों को हिलते हुए देख सकता हूँ। यानी कि उस पपेट को आवाज मेरी शॉ दे रही है। उस बच्चे की बात सुनकर मेरी शॉ को काफी गुस्सा आता है, मगर उस वक्त वो इस बात को मजाक में लेती है। मगर कुछ दिनों के बाद वो लड़का गायब हो जाता है जिसने उस शो में मेरी शॉ पे इल्जाम लगाया था कि तुम्हारे होठ हिलते हैं। उस दिन के बाद वो बच्चा कभी नजर नहीं आया। उसके पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि मेरी शॉ ने उसके बच्चों को अगवा किया है। इसी वजह से उस बच्चे के परिवार ने मेरी शॉ को मार दिया। मरने से पहले मेरी शॉ ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा होता है जब उसे दफनाया जाएगा तो उसके साथ 101 पपेट को भी उसके साथ दफना दिया जाएगा और उसके साथ ही मेरी शॉ की बॉडी को भी एक पपेट की तरह बना दिया जाएगा। मेरी शॉ को दफनाने के बाद उस सिटी में काफी सारे परिवार के लोगों की हत्या होने लगी। जिनकी भी मौत हुई होती है उन सब की जबान कटी हुई थी। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना था जब तक लोगों का चीखना बंद नहीं होगा तब तक वो इसी तरह हत्याएं करती रहेगी। फिर आगे जिमी वहाँ से चला जाता है, मगर उस बिली नाम के पपेट को अपने साथ ले जाना भूल जाता है। आगे मारिया उस पपेट से बातें करने लगती है जिसे देखकर उसका पति उसे डांटने लगता है। फिर वो उस पपेट को उठा लेता है और उसे दफनाने के लिए जाने लगता है। इससे पहले वो उसे बाहर ले जाता उसे बेसमेंट के रूम में अपनी पत्नी मारिया की रोने की आवाज आती है। फिर वो मारिया को लेने के लिए उस रूम के अंदर जाता है और तभी हम देखते हैं उस पपेट क्या के उसे देखने लगती है। उस रूम के अंदर जाने के बाद उसके सामने मेरी शॉ आ जाती है। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है और जब भी कोई चिल्लाता है तो मेरी शॉ उसकी जबान खींच लेती है और उसे जान से मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर जिमी पे आता है जहाँ जिमी एक पुराने थिएटर में आया होता है। ये वही थिएटर होता है जहाँ मेरी शॉ अपने पपेट का शो दिखाती थी। अंदर जाने के बाद जिमी को एक किताब मिलती है जो कि मेरी शॉ की थी जिसमें पपेट बनाने की डिजाइन होती है। फिर जिमी को कुछ न्यूज आर्टिकल मिलते हैं जिसमें जिमी को पता चलता है कि मेरी शॉ ने जिस बच्चे को मारा था वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिमी के ग्रैंडफादर के भाई थे। आगे जिमी अपने पिता से मिलने घर जाता है और मेरी शॉ की सच्चाई बताने के लिए कहता है। जिमी के पिता उसे बताते हैं जब तुम्हारे ग्रैंडफादर के भाई गायब हुए थे तो उन्होंने मेरी शॉ को पकड़ लिया था क्योंकि हमारे परिवार को ऐसा लगा कि बच्चे के गायब होने के पीछे मेरी शॉ का ही हाथ है। फिर उन लोगों ने मेरी शॉ को काफी टॉर्चर किया और उसे जबरन चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने उसकी जबान काट ली और अंत में उसे मार दिया। मगर मरने के बाद भी मेरी शॉ लौट कर आ गई और उसने हमारे परिवार के हर एक सदस्य को उसी तरह मार दिया जैसे हमने उसे मारा था, यानी कि उसकी जबान काट कर। और इसी वजह से मैंने तुम्हें अपने आप से दूर रखा है ताकि मेरी शॉ की नजर तुम पे ना पड़ सके। मगर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वाइफ की मृत्यु हो गई है तो मैं समझ गया कि मेरी शॉ हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आगे जिमी अपने पिता से कहता है मुझे पता नहीं पर कैसे, पर मैं मेरी शॉ को जरूर रोकूंगा। फिर जिमी वहाँ से जाने लगता है। तभी डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाता है और जिमी को बताता है कि किसी ने मेरी शॉ के सभी पपेट्स को उस कब्र से बाहर निकाल दिया है और डिटेक्टिव को जिमी के ऊपर शक होता है। तभी एला वहाँ पे आ जाती है और जिमी को फोन देती है और उससे कहती है कि तुमसे कोई बात करना चाहता है। लाइन की दूसरी तरफ मारिया का पति होता है जिसे कुछ समय पहले ही मेरी शॉ ने मार दिया था। दरअसल अभी वो जिंदा होता है। वो जिमी से कहता है अगर तुम्हें मेरी शॉ के श्राप से बचना है तो तुम्हें मेरी शॉ के थिएटर में जाना होगा जहाँ पे वो अपना शो दिखाया करती थी। फिर जिमी उस डिटेक्टिव से बचकर वहाँ से भाग जाता है। डिटेक्टिव भी उसका पीछा करता है और उस थिएटर में पहुंच जाता है। आगे उन दोनों को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी उन्हें एक हॉल के अंदर कई सारे पपेट दिखाई देते हैं जिन्हें शोकेश के अंदर रखा होता है और उन्हें कब्रिस्तान से यहाँ किसी ने लाया होता है। वहाँ पे उन्हें एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है जिसे एक पपेट बनाकर उस चेयर पे रखा होता है और ये बच्चा जिमी के ग्रैंडफादर का भाई होता है। इसका मतलब मेरी शॉ ने उस बच्चे को मारा था। खैर तभी एक कोने में बैठा बड़ा सा पपेट जिमी से बातें करने लगता है। जिमी को यकीन होता है कि ये मेरी शॉ है जो उस पपेट के माध्यम से बात कर रही है। जिमी उससे पूछता है तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा। वो पपेट उससे कहता है पहले तुम मेरे पास आ जाओ। जब जिमी उस पपेट के पास जाता है तो पपेट उसे बताता है कि तुम अपने खानदान के आखिरी वारिस नहीं थे, तुम्हारे वाइफ के पेट में तुम्हारा बच्चा था और इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। उस वक्त हम देख सकते हैं कि मेरी शॉ की जबान काफी लंबी होती है और जब भी वो किसी को मारती है तब उसकी जबान काट कर अपनी जबान में लगा देती है। फिर वो डिटेक्टिव उस पपेट पे गोलियां चलाता है जिससे वो पपेट वहाँ से गायब हो जाता है। उस वक्त वहाँ पे शोकेस में रखे हुए जितने भी पपेट्स होते हैं अब वो जिंदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर जिमी अपने हाथ की लालटेन उनकी तरफ फेंक देता है जिससे वहाँ पे आग लग जाती है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं मगर आगे जाकर वो डिटेक्टिव नीचे गिरने लगता है। तभी वो जोर से चिल्लाता है तो मेरी शॉ वहाँ आकर उसे खत्म कर देती है। जिमी भी नीचे पानी में गिर जाता है और स्विम करके पानी से बाहर आ जाता है। अब जिमी को पता चल चुका है कि मेरी शॉ पपेट के रूप में जिंदा रहती है। तभी उसे याद आता है बिली नाम का पपेट अभी भी मारिया के घर पे है। फिर जिमी मारिया के घर पहुंच जाता है तो वो देखता है मारिया के पति की मौत हो चुकी है और उसे भी मेरी शॉ
शॉ ने ही मारा है। जिमी मारिया से उस पपेट के बारे में पूछता है तो मारिया उसे बताती है कि तुम्हारे पिता यहाँ आकर उसे अपने साथ ले गए। जिमी ये सुनकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि मेरे पिता चल फिर नहीं सकते, वो 2 महीने से व्हील चेयर पर बैठे हैं। मगर मारिया उससे कहती है मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे पिता ही थे। जिमी फिर अपने घर जाने लगता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो उस वक्त घर पे पूरा अंधेरा होता है। जिमी को बिली नाम का पपेट एक रूम में बैठा हुआ मिलता है। फिर जिमी उसे उठा लेता है, पर तभी मेरी शॉ उसके ऊपर हमला करती है। तभी जिमी उस पपेट को वहाँ जल रही आग में फेंक देता है, जिससे मेरी शॉ वहाँ से गायब हो जाती है। आगे जिमी को अपने पिता नजर आते हैं। जब वो उनके पास जाता है तो उसे वहाँ उसके पिता की डेड बॉडी मिलती है। इसका मतलब उसके पिता बहुत साल पहले मारे जा चुके थे और ये सिर्फ उनके पिता की डेड बॉडी होती है, जिन्हें मेरी शॉ ने एक पपेट की तरह बनाया था। और हम देख सकते हैं कि उनके चेहरे के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर लकड़ी और रोप होती है। यहाँ पे जिमी को सब बात समझ में आ जाती है। जब जिमी पहली बार घर में आया था तो उसकी मुलाकात इला से हुई थी, जिसने उसे बताया था कि वो उसकी स्टेप मदर है। और इसके अलावा जब जिमी डिटेक्टिव के साथ था तो एला ने उसे फोन रिसीवर देकर कहा था कि तुमसे कोई बात करना चाहता है, मगर दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। ये एला ही होती है जो जिमी से बिना होठ हिलाए बात कर रही थी। और जब भी जिमी अपने पिता से बात करता था उस वक्त भी एला ही उसके पिता की आवाज में बात करती थी। दरअसल ये मेरी शॉ होती है। जिसे आपको पता ही है, मेरी शॉ ने 101 पपेट बनाए थे और उसका आखिरी पपेट इतना परफेक्ट था जो हूबहू इंसान की तरह दिखता था, और वो पपेट खुद इला होती है। और ये बात जिमी को याद आती है। जब वो थिएटर में पहली बार गया था तो उसे वहाँ पे एक किताब मिली थी। उसके अंदर पपेट की कई सारी डिजाइन थी और उसके अंदर परफेक्ट पपेट की भी फोटो थी, यानी कि इला की भी फोटो थी, जिसे जिमी ने इग्नोर किया था। खैर तभी जिमी के पीछे इला आ जाती है। फिर उसका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है और जिमी को मेरी शॉ का चेहरा नजर आता है। उसे देखकर जिमी जोर से चिल्लाता है। तभी मेरी शॉ उसकी जबान काट लेती है और उसे मार देती है। तो ऐसे मेरी शॉ जिमी के सारे खानदान के लोगों को मारकर अपना बदला पूरा करती है। आगे हम एक फोटो एल्बम देखते हैं जिसमें जिमी के खानदान के सभी लोगों की फोटोज होती है जिन्हें मेरी शॉ ने मारा होता है और उसने उन्हें पपेट बनाकर अपने पास रखा होता है। आगे हमें जिमी की आवाज सुनाई देती है जो हमसे कहता है मेरी शॉ के बच्चे नहीं थे, उसके बस पुतले थे, और कभी भी मेरी शॉ सपने में आए तो चिल्लाना मत। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।